से नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी। आज एक पेशेंट ने आके मुझसे ये सवाल पूछा कि गांव में तो सोनोग्राफी रिपोर्ट देख के गारंटी से बता देते हैं मैडम कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आज इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब भी हम प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराते हैं तो ये सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं या नहीं है, रिपोर्ट में इतना कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये सवाल पूछा जरूर होगा और मुझसे ये सवाल डेली बेसिस पे पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो आप अपनी सोनोग्राफी में रिपोर्ट में खुद देख सकती हैं और बता सकती हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं या नहीं है। वीडियो में एंड तक बने रहना, रिपोर्ट खोल के बैठ जाना, एक एक पॉइंट मेरे साथ पढ़ते चलना। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को प्रिडिक्ट करता है वो है बच्चे की पोजीशन। सोनोग्राफी रिपोर्ट में आप एक वर्ड ढूंढ लें, प्रेजेंटेशन या फिर लाई। क्या लिखा हुआ है ये बताएगा कि बच्चा घर में उल्टा है, आड़ा है, सीधा है, तिरछा है, किस पोजीशन में है। तो अब आप सभी लोग अपनी रिपोर्ट में वर्ड ढूंढे, प्रेजेंटेशन कहाँ लिखा हुआ है, उसके आगे अगर लिखा हुआ है सिफेलिक, सिफेलिक यानी बच्चा सीधा है, सिर नीचे है, पाँव ऊपर है, ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके अच्छे हो जाते हैं अगर पोजीशन सिफेलिक है। वहीं अगर लिखा हुआ है ब्रीच, ब्रीच यानी बच्चा उल्टा है, उल्टे बच्चे में जनरली पैर नीचे और सिर ऊपर होता है। तो अगर बच्चा उल्टा होता है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट उसके साथ हमें बहुत सारे और फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट कंपेरेटिव टू सिफेलिक ब्रीच में चांसेस कम होते हैं। तीसरी पोजीशन हो सकती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी बच्चा इस तरह से आड़ा है गर्भ में, ठीक है। तो अगर आड़ा रहता है तो ऐसे में हाथ, आंगल, नाल वगैरह ये बाहर आने के चांसेस रहते हैं, ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी सेफ नहीं होती है। एक और पोजीशन हो सकती है ओब्लिक, ओब्लिक में बच्चा ऐसे तिरछा रहता है। ये सिफेलिक के अलावा जो भी पोजीशंस हैं, ब्रीच, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, अनस्टेबल, इन सब में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर सिफेलिक पोजीशन है तो उसमें आपके हायर चांसेस होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेसेंटा पोजीशन। प्लेसेंटा यानी आंवल, आंवल के गर्भ में यूट्रस में क्या पोजीशन है वो बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। क्योंकि देखो, अगर आंवल की दो तरह की पोजीशन हो सकती है, आपको ये वर्ड ढूंढना है प्लेसेंटल पोजीशन। अगर प्लेसेंटा लो लाइन है यानी बच्चा ऊपर है और आंवल नीची है, लो लाइन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, ये शब्द आपकी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब रास्ता खुलता है तो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो सकती है। वहीं अगर प्लेसेंटा अपर सेगमेंट लिखा हुआ है यानी ऊपर है, नीचे के भाग में नहीं है, ऊपर है, उसमें प्लेसेंटा एंटीरियर हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है, लेटरल हो सकती है। पर अगर इन सब पोजीशन के साथ अपर सेगमेंट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। वहीं अगर प्लेसेंटा लो लाइन या प्रीविया है तो ऐसे में ब्लीडिंग के रिस्क के कारण नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा शब्द जो आपको रिपोर्ट में देखना है वो होता है लाइकर या एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ये बताता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास पानी की मात्रा कितनी है। इसको देखने के लिए लाइकर या एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के लिए दो शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे, या तो AFI लिखा रहेगा या सिंगल वर्टिकल पॉकेट लिखा रहेगा। तो अगर AFI नॉर्मल रेंज 5 से 25 सेंटीमीटर होती है, अगर 25 से ज्यादा है तो हम उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अगर 5 से कम है यानी पानी की कमी है तो हम उसे बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। अगर AFI 5 से 25 के बीच में है यानी पानी की मात्रा भरपूर है, नॉर्मल है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अधिक हो जाएंगे। वहीं अगर पानी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, दोनों ही सूरतों में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कंपैरिजन में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस यानी पानी की कमी के केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चे को बाहर निकलते समय रास्ता नहीं मिलता। ये जो पानी होता है ये लुब्रिकेंट का काम करता है, नॉर्मल डिलीवरी में ईज करता है, कमी में चांसेस कम हो जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है बच्चे का वजन। अगर ये आपकी रिपोर्ट में इफेक्टिव फीटल वेट EFWT इस तरह से भी लिखा रहता है, तो बच्चे का वजन कितना है वो देखकर हमें और अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपकी 8वें 9वें महीने की मेन फाइनल जो सोनोग्राफी 36 हफ्ते के बाद की है, उसमें अगर बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 किलो के बीच में है तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। वहीं अगर 2.5 किलो से कम है यानी बच्चा कमजोर है, तो कई बार कमजोर बच्चे या फिर उसको खून जाने में भी दिक्कत हो रही है साथ में, तो कमजोर बच्चे लेबर पेन का स्ट्रेस
स्ट्रेस सहन नहीं कर पाते। और वहीं अगर वजन बहुत ज्यादा है, 3.5, 4, 4.5 किलो है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ऑप्टिमल वेट इज 2.5 से 3.5 किलो। 4 किलो से ज्यादा में भी चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर उसमें होते भी है तो फिर हमें औजार लगा के, वैक्यूम लगा के, फॉरसेप्स लगा के डिलीवरी करानी पड़ती है। एंड कमजोर बच्चों में कई बार ब्लड सप्लाई की भी दिक्कत होती है। 5वां फैक्टर आता है लूप ऑफ कॉर्ड। ये बहुत कॉमनली बच्चे पेशेंट को अगर हम बोलते हैं कि आपके बच्चे के गले में आंवल का आटा है, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो कई बार आंवल नाल बच्चे के गले में लिपट जाती है, तो उसे हम लूप ऑफ कॉर्ड बोलते हैं। आप अपनी रिपोर्ट में ये वर्ड ढूंढे, लूप ऑफ कॉर्ड। कई बार लिखा रहता है नॉट सीन, कई बार लिखा होता है SLOC, यानी सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड। तो अगर एक लूप है, एक कांटा है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड में मॉनिटरिंग के साथ नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। वहीं अगर 2 लूप ऑफ कॉर्ड, 3 लूप ऑफ कॉर्ड, मल्टीपल लूप ऑफ कॉर्ड ऐसा लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे आगे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा नीचे डिसेंट नहीं कर पाता है। 6th पॉइंट है सर्विक्स का स्टेटस, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो कई बार एंड की सोनोग्राफी में लिखा होता है सर्विक्स की लेंथ, इंटरनल ऑस ओपन या क्लोज्ड, यानी कि सर्विक्स कितना लंबा है और उसका रास्ता खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। तो ऐसे में अगर सर्विक्स शॉर्ट है और इंटरनल ऑस ओपन है, फनलिंग है, तो ये चांसेस एक्चुअली आपके बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। सर्विक्स लॉन्ग है, इंटरनल ऑस क्लोज्ड है, तो ऐसे में थोड़े कम हो जाते हैं। बट इन सब में से ये फैक्टर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो जनरली आपको रिपोर्ट में क्या वर्ड ढूंढना है? सर्विक्स लेंथ। 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो होता है BPD और HC। ये बच्चे के सिर का साइज बताते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा है, मान लो बच्चे की माँ की जो हड्डी का रास्ता होता है वो करीबन 10 सेंटीमीटर होता है, अगर BPD 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो बच्चे को नीचे डिसेंड करने में दिक्कत आती है। ऐसे केसेस को, यानी कि माँ की हड्डी के कंपैरिजन में बच्चे का सिर अगर बड़ा है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ये सिर्फ सोनोग्राफी रिपोर्ट से नहीं, आपके डॉक्टर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें पता चलता है। तो अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है तो उसमें भी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बट इसमें सोनोग्राफी के साथ क्लिनिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब आप जानती हैं कैसे ये एक रिपोर्ट आपको इतनी सारी जानकारी दे सकती है आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं या नहीं। पर सबसे जरूरी बात यहाँ जो आती है, जो मैंने शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी दी जा सकती है? ऐसा नहीं है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, पर इससे हाँ अनुमान लगाया जा सकता है। फाइनल आपकी डिलीवरी होगी या नहीं होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, वो उस समय लेबर पेन जब आपको शुरू होते हैं, आपकी लेबर प्रोग्रेस कैसे होती है और माँ और बच्चे की सेफ्टी उस समय लेबर पेन के दौरान, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड किया जाता है। एंड अल्टीमेटली माय पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि एंड में चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होने चाहिए, वही सबसे जरूरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो जल्दी डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। और ये 7 पॉइंट आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।